शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। टॉपिक है हमारा सीआरपीसी। सीआरपीसी की कल 3 से 4 चैप्टर्स करने की हमने कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर था डेफिनेशंस का। डेफिनेशंस के बाद हमने अरेस्ट किया, अरेस्ट के बाद हमने उसका दफा 144 की, उसके बाद साथ ही मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर करवा दिया। इवन इम्पोर्टेंट तो सारी सीआरपीसी है, हमने ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल किन चीजों को मद्देनजर रख के हम पेपर की तैयारी करें। तो आज भी मैं कुछ टॉपिक्स बीच बीच में से करवाऊंगा और वो ही करवाऊंगा। और एक चीज याद रखा करें कि पेपर की तैयारी का एक ही पैटर्न होता है। मैंने जब भी एमसीक्यूज के एग्जाम के लिए लॉ पढ़ाया, मैंने कभी एमसीक्यूज नहीं पढ़ाया। मैं कहता हूँ लॉ आता हो, एमसीक्यूज आप खुद कर लेंगे, इतनी कैपेसिटी आपकी बन जाती है। तो वही आपके लिए फार्मूला कि भाई पहले लॉ पढ़ो, जब कानून आ जाएगा तो सारा कुछ आ जाएगा। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। सीआरपीसी है जी 1898। टॉपिक है जी हमारा प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, ये चैप्टर है बेसिकली हमारे इस टॉपिक का 26। और जो हमारी बुक है जिसके पास, उसका पेज नंबर है 357, और जिसके पास ओरिजिनल सीआरपीसी की बुक है वो उससे देख ले। ये सेक्शन शुरू होता है सेक्शन 200 से। कौन से शुरू होता है? सेक्शन 200। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। राफेल, केस दर्ज करवाने के कितने मेथड है? आपकी आवाज नहीं आएगी, जस्ट मैसेज आएगा, ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आएगी। कितने मेथड है केस दर्ज करवाने के? कुछ आइडिया? जी सरदार साहब, कितने मेथड है केस रजिस्टर करवाने के? कोई भी क्रिमिनल के थानेदार वाला 22 A 22 B है। अच्छा आगे बोले। चलें जी, आते हैं, मैं आपको बताता हूँ हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल केस रजिस्टर करवाने के जो मेथड है वो बेसिकली 2 मेथड। पहला मेथड ये है 154 ऑफ सीआरपीसी। दूसरा मेथड ये है सेक्शन 200 प्राइवेट कंप्लेंट। जो 22 A 22 B है वो भी इसके अंदर ही आती है। उसमें भी हम पुलिस को फोर्स करते हैं कि वो मुकदमा दर्ज करे। ठीक है, केस 2 तरह से दर्ज करवाया जा सकता है, यानी अपना जो क्रिमिनल मैटर है, पहला ये है कि आप 154 के तहत डायरेक्ट जाकर पुलिस को एप्लीकेशन दे, पुलिस आपका मुकदमा दर्ज करे। अगर आप 22 A 22 B में जाते हैं तो मुकदमा आपका 154 के तहत दर्ज होगा, तो यानी वो इसी में आ गया। अब जो 200 है प्राइवेट कंप्लेंट, या इसको इस्तगासा भी कहते हैं, अगर पुलिस आपका मुकदमा दर्ज ना करे तो आप क्या कर सकते हैं? प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वही सारा कुछ लिख के, मुल्जमान के नाम लिख के आप क्या करेंगे? मुतलका मजिस्ट्रेट के पास पेश हो जाए। मुतलका मजिस्ट्रेट पहले आपको सुनेगा, सुनने के बाद अगर उसको लगे, उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा, इंक्वायरी करेगा, अगर उसको लगेगा तो केस दर्ज कर लेगा, अगर नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर देगा वहीं। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं, जो बातें की है ना, इसको एज पर लॉ पढ़ लेते हैं पहले कि लॉ इस पर क्या कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट्स। A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall at once examine the complainant upon oath, and the substance of examination shall be reduced to the writing and shall be signed by the complainant and also by the magistrate. बात यह है, कोई भी कंप्लेनेंट तहरीरी इस्तगासा लेकर मजिस्ट्रेट के पास पेश हो सकता है।
वो जुबानी भी हो सकता है या तहरीरी भी हो सकता है। अगर तहरीरी है तो उसके नीचे जो कंप्लेनेंट है उसके साइन होंगे, अंगूठे के निशान लगे होंगे। अगर उसने वकील किया हुआ है तो उसके भी साइन अंगूठे नीचे होंगे। ओके, उसके बाद मुतलका अदालत में पेश किया जाएगा जिसके पास उसकी कॉग्निजेंस होगी या जिसके पास उसको सुनने का इख्तियार होगा। वो पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस है 22A-22B। अब सेक्शन 200 की बात करते हैं। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस if the complainant has made in writing to a magistrate who is not competent to take cognizance of the case, he shall return the complaint for presentation to the proper court with an endorsement to that effect. अगर आपने किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के पास अपनी प्राइवेट कंप्लेंट, प्राइवेट इस्तिगासा फाइल कर दिया है उस मजिस्ट्रेट के पास जिसको इख्तियार ही नहीं है उसको सुनने का। फॉर एग्जाम्पल, इधर हम गार्डन टाउन थाने में बैठे हुए हैं, इसको मॉडल टाउन कोर्ट से लगती, आपने इसी एरिया का मुकदमा कर दिया कैंट कोर्ट में, वो वापस कर दे तो भाई मेरे पास इसको सुनने का इख्तियार नहीं है, आप अपने मुतल्लिका जज के सामने लेके जाए। ओके, if the complainant has not been made in writing, such magistrate shall direct the complainant to proper court. अगर तो इस्तगासा जुबानी है तो जज भी जुबानी कह देगा भाई ले जा, मेरे इख्तियार में नहीं आई। अगर तहरीरी है तो जज क्या करेगा, उस पर तहरीरी ऑर्डर भी जारी करेगा। सेक्शन है 202 सीआरपीसी का सेक्शन है पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस। Any court on receipt of a complaint of an offence of the which is authorized to take cognizance or which has been sent to it under section 190 subsection 3 or transferred to it under section 190 or section 192 may, if it thinks fit for reasons to be recorded, postpone the issue or process for compelling the attendance of the person complainant against कंप्लेंट अगेंस्ट। अब कानून ये कहता है जब भी किसी के खिलाफ इस्तगासा मजिस्ट्रेट के पास आएगा, मजिस्ट्रेट उसमें नोटिस करने से पहले, समन करने से पहले उस इस्तगासे को खुद देखेगा। देखने के बाद ये जज करेगा कि आया ये मुकदमा ट्रांसफरेबल है या मेरे पास ही सुना जाएगा। अगर उसको लगेगा कि ये मुकदमा काबिल समाअत है तो उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसमें नोटिस कर देगा दूसरी पार्टियों को कि भाई आपके खिलाफ इस्तगासा आ गया, आके अपना मौका पेश करो या आपके खिलाफ ये मुद्दई जो है ये एलिगेशन लगा रहा है। ओके हो गया। डिसमिसल ऑफ कंप्लेनेंट्स, dismissal of complaints. The court before whom a complaint is made or to whom it has been transferred may dismiss the complaint if, after considering the statement on oath of the complainant and the result of investigation or inquiry, if any, under section 202, there is in his jurisdiction no sufficient ground for proceeding in case such, he shall briefly record his reason. लेकिन अगर सेक्शन 202 के तहत मजिस्ट्रेट को नहीं लगता कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, तो लगता है कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, इसमें ग्राउंड्स नहीं है, ये एलिगेशन नहीं है सही, वो सेक्शन 203 के तहत उस कंप्लेंट को, इस्तगासे को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है, खारिज कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसमिस कर सकता है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन है 203A 203A कंप्लेंट इन केस ऑफ जना। No court shall take cognizance of an offence under section 5 of the offence zina enforcement of hudud ordinance except on complaint lodged in a court of competent jurisdiction.
The presiding officer of the court taking cognizance of an offense on a complaint shall at once examine the complaint at least 4 Muslim adult eyewitnesses about whom the court is satisfied, having regard the requisite of tazkiyatul shaw, that they are truthful person and abstain from major sins of the act of penetration necessary to the offense. According to this section 203A के मुताबिक कानून ये कहता है CRPC के मुताबिक कि अगर किसी पर जना का ऑफेंस लगता है तो अगर तो वो ऑफेंस चला जाता है हदूद ऑर्डिनेंस में तो देन तो वो ये समात ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर समात होता है तो उसके लिए 4 मेल विटनेस होने चाहिए। वो मेल विटनेस जो अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना जिन्होंने कभी भी कोई मेजर गुनाह ना किया, क्या किया, मेजर गुनाह ना किया, तज़कियातुल शहूद पर पूरे उतरने वाले। अब आप मुझे बताएं ऐसे कौन से मिले जब आपका ऑफेंस हदूद ऑर्डिनेंस में फॉल नहीं करता तो फिर चला जाता है 496 में या 496A में चला जाता है PPC, ठीक है। और ये मुकदमा तभी दर्ज होता है जब मियां ने या बीवी ने दूसरे के खिलाफ करवाया। ओके, व्हाट इज कज़फ? सेक्शन 203B ऑफ CRPC यानी सेक्शन 203A एंड 203B। व्हाट इज कज़फ? कज़फ क्या है? कज़फ। व्हाट इज डेफामेशन? तो ये भी तो वही है, ठीक है सर। ये बिल्कुल सही बता रहे। अब 2 तरह के लॉ हैं, अपने ज़हन में रखो। कितनी तरह के लॉ हैं? 2 तरह के। एक डिवाइन लॉ है, एक मैनमेड लॉ है। राशिद, डिवाइन लॉ कौन से लॉ होते हैं? डिवाइन लॉ वो कवानीन है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या जो अल्लाह और उसके नबी के फरमान पर बने हैं। जैसे डिवाइन लॉ ये है तो कोई कत्ल करेगा उसको कत्ल कर, तो शराब पिएगा उसके कोड़ा मार, चोरी करेगा हाथ काट। ये डिवाइन लॉ है सेटल्ड बाय कुरान और सुन्नत। अब मैन मेड लॉ कौन से हैं? मैन मेड वो लॉ है जो हमारे बनाए हुए हैं, जो हम इंसानों के बनाए हुए हैं। जो ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ेगा 2000 का चलान, जो हेलमेट नहीं पहनेगा 2000 का चलान, जो चोरी करेगा 3 साल की सजा। हदूद कहता है चोरी करेगा तो क्या किया जाएगा? हाथ काटा जाए। कानून इधर कहता है कि जो चोरी करेगा 3 साल की पनिशमेंट। किसास कहता है कत्ल में कि जो कत्ल करेगा उसको कत्ल कर दो। लेकिन मैन मेड लॉ कहता है 25 साल के लिए कैद कर दो, पहले फांसी दे दो। अगर किसास पे पूरा उतरता है, अगर किसास पे पूरा नहीं उतरता उम्र कैद कर दो। ओके, कुछ चीजें होती हैं उनको समझना होता है। Complainant in case of qazaf subject to subsection 2 of the section 6 of offense of qazaf enforcement of हदूद ऑर्डिनेंस। ये भी वही बात, कज़फ। कज़फ के भी मामलात कौन देखेगा? हदूद ऑर्डिनेंस देखेगा। अब सेक्शन आ गया 203C फॉर्निकेशन। कानून बड़ा मजे का काम है, लेकिन एक मसला है। वो मेरा एक शेर है कि गर्दिशे दौरान घेरा जरूर है मगर मैं फिर भी तेरी याद से गाफिल नहीं हूँ। गर्दिशे दौरान है घेरा जरूर है मगर मैं फिर भी तेरी याद से गाफिल नहीं हूँ। तो गर्दिशे दौरान के मारे हुए हैं, अदरवाइज लॉ बड़ी मजे की चीज है, पढ़ा जाए तो सुकून मिलता है। अब जब लॉ पढ़ते हैं तो आपकी तबीयत के फीड अलग आता है,
लेकिन साथ आपको कहीं से माल भी आना चाहिए। माल नहीं आ रहा और आप खाली फील ले रहे हैं तो आप साथ दलील भी हो रहे हैं, आपके बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे होंगे, आपके पास अच्छी कन्वेंस नहीं होगी, आप अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, लिहाजा साथ माल कमाना भी जरूरी है। क्यों सरदार साहब? क्योंकि माल के बिना तो जिंदगी चलती नहीं है। लिहाजा लेकिन एक चीज है, मैं अक्सर कहता हूँ और आज फिर कहूंगा, अगर आप वकालत को टाइम देते हैं, टाइम नहीं बल्कि ये अल्फाज सही नहीं है, जो पहले बोलता था वही बोलता, अगर आप वकालत को इज्जत देंगे, वकालत आपको इज्जत भी देगी, वकालत आपको रिज़्क भी देगी। इतना बड़ा शोर और इतना रिज़्क देगी कि आपकी 7 नस्लें खाएंगी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, इसकी लिमिट ही कोई नहीं, अनलिमिटेड। लेकिन निकलवाना कैसे है, ये एक आर्ट है। एतजाज एहसन से किसी ने पूछा किसी बड़ा वकील कौन होता है, तो उन्होंने कहा वो जो बड़ी फीस है। बाकी CRPC उसने भी वही पढ़ी है, हमने भी वही पढ़ी, क्यों ऐसे ही है। तो बड़ी फीस लेने वाला बड़ा वकील, मुझे भी ये केस याद है मेरा, तो उस केस में अच्छी खासी फीस हुई, 4 करोड़ का वो मैटर था हाल रोड का। उसमें एक पार्टी ने सिफारिश करवाने के लिए खाली 10 लाख दिए हुए थे एक साथ। मैंने भी उसमें अच्छी खासी फीस ली, मेरे मद्दे मुकाबल बड़ा तगड़ा नाम, लेकिन जब हमने आर्गूमेंट किए मजा। बड़ी फीसों के साथ जब आर्गूमेंट होता है तो वो भी बड़े ही होते हैं, छोटे केस का भी आपको बड़ा नहीं बनाते, बड़े केस बड़ा बनाते। छोटे केसों में पार्टी के पास कैपेसिटी नहीं होती उस तरह की फाइट करने की। पार्टी के पास कैपेसिटी होगी तो वकील फाइट करेगा। पार्टी को चाहिए वकील का टेम्पो टूटने ना दे, और वकील का टेम्पो बनता है समझ तो गए। सेक्शन है 203C, complaint in case of fornication. No court shall take cognizance of an offence under section 496B of Pakistan Penal Code except on complainant lodged in the court of competent jurisdiction. The presiding officer of a court taking cognizance shall at once examine on the oath complainant at least 2 eyewitnesses to the act of fornication. अब fornication क्या? जना, इसको भी जना कहते हैं, लेकिन ये रजामंदी से होता है। वो जना जो रजामंदी से होती है, लेकिन उन लोगों के दरमियान जो आपस में मियां बीवी ना, किसी और के तो हो लेकिन आपस में ना हो, इसको फॉर्निकेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी अगर फॉर्निकेशन में जाएगा, अदरवाइज तो इसको 496A यानी 496A और B में चला जाएगा। अदरवाइज अगर इसको हदूद में लेके जाएंगे तो वो फिर उधर ही चला जाएगा, हदूद ऑर्डिनेंस, उसके सेक्शन 6 और सब सेक्शन 2 और 3 में चला जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसकी प्रोसीडिंग क्या होगी प्राइवेट कंप्लेंट की। सेक्शन है 204, इश्यू ऑफ प्रोसेस। In the opinion of a court taking cognizance of an offence, there is sufficient ground of proceeding and the case appear to in one in which, according to the 4th column of the second schedule, a summon should issue in the first instance, it shall issue his summon for the attendance of accused. कानून ये कहता है सेक्शन 200 के तहत मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा आया, यानी प्राइवेट कंप्लेंट आई, उसने देखा, 201 के तहत उसने कॉग्निजेंस को जज किया कि मेरी बनती है या नहीं बनती। 202 के तहत उसने प्रोसेस को रोक के इस्तगासे को जज किया, इस इस्तगासे में कुछ है भी कि नहीं है, प्रोसेस को रोका। 203 के तहत ये कहता है कि अगर उसको ये लगे कि ये इस्तगासा कॉग्निजेबल नहीं है या काबिल समाअत नहीं है तो वो उसको डिसमिस कर सकता है। वो उसके बाद ABC वो फॉर्निकेशन, कज़फ और ज़ना आ गया। लेकिन 204 में ये कहते हैं कि अगर जज को आफ्टर रिसीविंग ए प्राइवेट कंप्लेंट और जज करने के बाद उसको लगता है कि इस्तगासे में कोई सफिशिएंट मटेरियल या ग्राउंड या एविडेंस अवेलेबल है
देन जज क्या करेगा, प्रोसेस जारी कर देगा। अब प्रोसेस जारी करना क्या है, मुद्दई तो ऑलरेडी आ चुका है, तो आप बुलाना किसको, अक्यूज को, अक्यूज के लिए समन का ऑर्डर जारी कर। सेक्शन है जी इसके बाद, और साथ ये भी लिखा जाएगा कि अगर ये नहीं आएंगे तो उनको सुने बिना भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता। सेक्शन है 205, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज्ड whenever a magistrate issue a summon he may, if he sees response to do so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader। कानून ये कहता है 205 के तहत कि अगर मजिस्ट्रेट किसी को समन जारी करता है तो उसके पास ही इख्तियार है कि किसी को डिस्पेंस कर सकता है, यानी उसको हाजिरी माफी दे सकता है। तो अगर पर्सनली तौर पर नहीं भी आ सकता तो उसका प्लीडर भी खाली पेश हो सकता है, लेकिन ये पावर किसके पास है, मजिस्ट्रेट के पास। ओके हो गया, ये था हमारा प्राइवेट कंप्लेंट। प्राइवेट कंप्लेंट के बाद है जी अब हमारे बाकी प्रोसेस, उनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। अभी इसके बाद मैं 2 टॉपिक करवाऊंगा, बाकी फिर रैंडम में आते जाते हैं। अभी मैं आपको करवाने लगा हूं अपील। क्या अपील? अपील के बाद करवाऊंगा बेल, क्योंकि हमने वो टॉपिक उठाने हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट हो गया जी हमारा क्रिमिनल अपील। ये सेक्शन स्टार्ट होता है 400। Unless otherwise provided, no appeal to lie. No appeal shall lie from any judgment or order of criminal court except as provided for by this code or by any other law for the time being in force। कानून ये कहता है कि जिस मैटर को सीआरपीसी डायरेक्ट डील करेगा, स्पेशली जैसे पीपीसी है, उनके मुताबिक जो अपील है वो इसी कानून के तहत होगी। कुछ कानून ऐसे हैं कि जिनकी अपील का लॉ भी अपना है, उनके अपनी सेक्शंस के तहत अपील होती है, जैसे नारकोटिक्स लॉ है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, या कुछ और। इनका तो एज ए प्रोसीजर सहारा लिया जाता है, लेकिन उनकी अपीलों के सेक्शंस अपने। सेक्शन है जी 405, पढ़ते हैं। अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 405, कानून ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने अंडर सेक्शन 989 ऑफ सीआरपीसी, यानी सेक्शन 89 सीआरपीसी के तहत आपकी प्रॉपर्टी अटैच करने का ऑर्डर दिया है और वो अटैच हो चुकी है। अटैच करने को समझते हैं, जब्त करना, कुर्क करना। वर्ड क्या है? कुर्क करना। कुर्क करना। अगर प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है तो ऑर्डर के तहत अंडर सेक्शन 89 के तहत तो आप 405 के तहत इस ऑर्डर के खिलाफ, रेस्टोरेशन ऑफ अटैचमेंट के खिलाफ अपील 405 के तहत कर सकते हैं फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है? इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है? चलिए, वेरी गुड। Appeal from order requiring security for keeping the peace or for good behavior. According to section 118 of CRPC, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी भी पर्सन को अपना चाल चलन दुरुस्त रखने की खातिर मुचलका जमा करवाने का ऑर्डर पास किया, कोई भी क्रिमिनल लोग होते हैं ना, तो मजिस्ट्रेट उनके लिए ऑर्डर पास कर देते हैं कि भाई तुम गारंटी दोगे तुम इलाके में अपना मान कायम रखो या सुधर के रहोगे, कोई क्राइम नहीं करोगे। कानून ये कहता है कि अगर किसी बंदे के खिलाफ 118 का ऑर्डर पास हुआ मजिस्ट्रेट का, तो आप उसके खिलाफ अपील में 406 के तहत जा सकते हैं। ठीक है, यानी अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। और इसकी अपील कहां पे जाएगी? सेशन कोर्ट में जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन। 406 की अपील कहां जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन के तहत।
यानी बाल बंदा कह सकता है ना कि मैं तो ऑलरेडी ठीक हूँ, मेरे खिलाफ भी ऑर्डर पास करके भी मेरी तौहीन की है। इसकी लॉजिक भी तो समझिए ना, इस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में क्यों जा रहे हैं? राफेल के खिलाफ ऑर्डर पास हो जाता है कि आप मचल के जमा करो, या इसको ये कहा जाता है कि अपने खून सरेंडर करो। इसने फिर भाभी को अपील करनी कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना भी बुरी बात है। मैं आपको ऐसा लगता हूँ? नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी शो ही नहीं होने दिया। सरदार साहब कोई बंदा अपनी बीवी को शो करवाता है? मैं खराब तबीयत का बंदा। चले बड़े तेज है। अगर एक मोबाइल गाड़ी में रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी 2 दिन नहीं निकाली तो वो पीछे वाली तो मरने वाली हो जाएगी, कि उसने में 2 रखे होते हैं। मेरा ये सीन है कि मेरी फिलॉसफी है औरतों के बारे में, अल्लाह करे गलत हो, मैं कहता हूँ औरत की लिस्ट में 40 मर्द होता है। एक औरत की लिस्ट में 40 मर्द होते हैं। अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उन 40 में से टॉप पे हैं। जैसे ही आप कट हुए सेकंड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, उतनी स्पीड से रिस्पॉन्स उसको जाना शुरू हो जाएगा। बाकियों का रिस्पॉन्स जा रहा है लेकिन डिले के साथ। यू आर ऑन द टॉप, दैट्स व्हाई आपको जल्दी जा रहा है। बाकी खवातीन अच्छी होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है 406A, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग ए श्योरिटी। Any person aggrieved by an order refusing or accepting or rejecting a surety under section 122, कानून ये कहता है 122 के तहत एक बंदे ने, यानी जैसे 118 का ऑर्डर हुआ, राशिद 18 में क्या कहा गया था कि अपने गुड बिहेवियर के लिए मुचलके जमा करो, सिक्योरिटी जमा करो। आप मुचलका लेके गए, 122 के तहत उसने रिजेक्ट कर दिया। वो कहता है मैंने ये मुचलका नहीं लेना। आप उस मुचलके के खिलाफ 406 के तहत अपील कर सकते सेशन कोर्ट में कि भाई मेरे पास मुचलके ही है कि मैं नया कहां से लाऊं। जैसे कोई बंदा आता है, वो मेरे पास एक केस था, 42 से मुल्जमान थे, उनके पास एक ही मोटरसाइकिल थी, वो पता नहीं कैसे उन्होंने उसको मुचलका अरेंज किया। जज का मैंने नहीं लिया, फिर मैंने जाकर उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा बंदा 42 का है, उसके पास अगर कुछ मिल रहा है तो रख लो, कहां से लाए तुम? इंसाफ करना है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को जलील करना हो। जज की बात समझ में आ गई, उसने वो एक्सेप्ट कर। कानून ये कहता है कि 122 के तहत अगर आपका मुचलका रिजेक्ट होता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ 406A के तहत अपील कर सकते, रीजन देंगे क्यों आपका मुचलका एक्सेप्ट किया। 407 है नहीं, ये अपना कैमरा ऑफ कर ले, रिकॉर्डिंग खराब होती। चार 408 पढ़ते हैं, सेक्शन है अपील का 408। Appeal from sentence of assistant session judge or judicial magistrate. Any magistrate convicted on a trial held by assistant session judge, a district magistrate, or a judicial magistrate, or any person sentenced under section 349 may appeal to court of session. कानून ये कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी केस का फैसला किया तो इसके खिलाफ अपील कहाँ जाएगी? सेशन कोर्ट में जाएगी। When in any case an assistant session judge may any sentence of imprisonment for a term exceeding 4 years, the appeal of all or any of the accused convicted at such trial lie to high court. लेकिन अगर किसी असिस्टेंट सेशन जज, यानी इवन के किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने भी, असिस्टेंट सेशन जज होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, जो दूसरा होता है वो एडिशनल सेशन जज होता है। ये असिस्टेंट सेशन जज कहते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो जिले का सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है, उसको असिस्टेंट सेशन जज कहते हैं। अगर उसने भी सजा 4 साल या उससे ज्यादा की अनाउंस की है तो उसकी भी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। 4 साल बढ़ गई है ना, 3 साल तक अपील सेशन में जाएगा।
अगर किसी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने भी 4 साल की सजा अनाउंस की है, इसकी अपील कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। हाँ, ये एक मजे की चीज। सेम ही सेशन जज और एडिशनल सेशन जज सेम पर्सन है। सेम पर्सन से मुराद ये है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेशन जज होता है। बाकी जो एडिशनल होते हैं उनके पास पावर्स वही होती हैं जो सेशन जज के पास होती हैं, लेकिन वो सेशन जज की तरफ से होती है। अब सेशन जज पूरे, फॉर एग्जाम्पल जैसे लाहौर की बात करते हैं, लाहौर में 60 से 80 जज हैं, एक सेशन जज है, बाकी एडिशनल है। आप सेशन जज खाली खुद अकेला पर्सन सारे केसेस नहीं सुन सकते, वो केसेस बाकी कौन सुने? वो एडिशनल सेशन जजेस सुनेंगे। ठीक है, हर जिले का एक सेशन जज है। सेशन जज डिस्ट्रिक्ट का एक ही होता है, क्योंकि लाहौर भी डिस्ट्रिक्ट ही है ना, इसका कंट्रोलर एक ही है। कराची के 4 है, कराची ईस्ट, कराची वेस्ट, कराची साउथ, कराची नॉर्थ, लाहौर एक जिला है। कराची बहुत बड़ा है, खाली सुनने की हद तक नहीं, वाकई वो बहुत। कराची की खाली खाली इस वक्त लाहौर की कितनी आबादी होगी आज? लगभग 2 करोड़ आबादी है। कराची की आबादी आपकी 4 करोड़ के करीब होगी, गूगल करने में भी इतनी होगी। डबल शहर है कराची। कराची एक गोरख धंधा है, आपका हर तरह के क्रिमिनल कराची में बैठे, हर तरह का स्मगलर कराची में, नेशनल भी इंटरनेशनल। लाहौर में भी बड़े पापी बैठे हुए हैं, लेकिन लाहौर में एक चीज का आपको आसान मानना पड़ेगा, गंजों का, ये लाहौर को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, बड़ी कोशिश करके। जो चीज मानने वाली है वो मानने वाली। अभी सीसीटीवी बनाई हुई है, जाहिर है जब एक काम होता है, एक अदारा बनता है, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। जहाँ पे 8 काम अच्छे होंगे, 2 काम ये फेवरेटिज्म में भी करेंगे, तो 1-2 बेगुनाह भी मरेगी, लेकिन अच्छा होता। अब 2007 से जब शहबाज शरीफ था वजीर आला, 13 तक जुल्फिकार चीमा था दैट टाइम आईजी पंजाब। आपके पंजाब में ऐसे ऐसे गुंडे उठा उठा के इन्होंने मारे, जो ये अभी कर रहे। एक दफा सफाया हो गया 2007 से 13 में, सारा असला बंद हुआ, आपको याद है कि नहीं? नहीं तो अदरवाइज मुझे पता है कि हमारे इलाके में शादियां कैसे होती है। आज तो हम बड़े शौक से घूमते हैं ना, 2-2 फोन, एक फोन ये पकड़ा होता है, एक साथ और पकड़ा होता है, और घूम रहे होते हैं, पैंट कोट पहन के या शलवार कमीज और अच्छी वेस्ट कोट पहन के, 2-2 फोन दिखा के। मैं जानता हूँ 5 या उससे पहले भी हमारे जो इलाके में शादियां होती थी, लोग 2-2 3 वेपन लगा के घूमते थे शादी। ट्रेंड होता था असला दिखाना, सारे लोगों ने भगा दिया, खत्म कर, बेच दिए, छुपा दिया, अगर किसी के पास थे भी। यानी जो अच्छे काम है वो तो मानने भी पड़े। और इवन के अपने हमारे इलाके में 2 शादियां ऐसी हुई थी अपने साथ वाले हमसायों में, ड्यूरिंग बारात फायरिंग करते हुए 1-2 बंदे फायर करके मार गए। काम तो अच्छे हैं ना। इवन अब तो आप आतिशबाजी भी करें तो पुलिस पहुंच जाती है भाई मौके पर। अब नया ट्रेंड पंजाब पुलिस ने पकड़ा हुआ, बाकियों को नहीं पकड़ते, धोला उठा के ले मेरे हाँ? नहीं, पैसे नहीं मिलते, पैसे भी मिलते हैं, उसके बाद ये है कि वो फिर उनको किसी और को पीछे भागना नहीं पड़ता, वो फिर खुद रेलिवेंट बंदा फिर ढूंढ के देते, भाई मेरी मेहरबानी जा, हमारी बरात रखी हुई। ये आतिशबाजी के भी आप इंटरनेशनल एक्शन, कुछ चीजें तो अच्छी। आपके लाहौर में डॉन अभी भी है कुछ ना कुछ, वो काम नहीं, बड़ा खत्म किया। अब पंजाब में अल्लाह माफ करे, जाते हुए सरदार साहब कोई बंदा किसी की कान पड़ी पे रखते थे, कि भाई निकालो,
अब वो जो लम्हा होता है ना, वो आप मौत और जिंदगी के दरमियान एक ट्रिगर पे खड़े हो, वो दबा दे, बंदा गया, उसको आपने कुछ दे दिया तो नहीं। जो आप कराची की वीडियोस देखते हैं, कराची वैसे ही है। मेरे अभी मेरा एक दोस्त है, डॉक्टर है, कहता है लास्ट मंथ वो कराची में था, कहता है कि खतरा आता था कि हम कराची के पोर्श एरिया में थे, लेकिन वहां निकलते वक्त डर लगता था। कहता लाहौर में हम तो रात के 4 बजे भी घूम रहे, दिन के रात, यानी हमारे लड़के भी ऐसे ये 183 पैसे पकड़ के ले गए ऐसे ये 183 में 83 भैंस वो छोटू कहने ले गए। हाँ चले वो राजनपुर वाला, वो भी बड़ी शहर। 183 में यार पता नहीं जैसे कंपनी बंदा ले जाते अलग होती है। आपके मैं गया हूँ इधर, क्या कहते हैं, अलीपुर को, लेकिन उसके बाद जाने को दिल नहीं करा। मेरा एक स्टूडेंट था आपके ही शहर राजनपुर से आया हुआ था, कश्मीर, और ये डिस्ट्रिक्ट कश्मीर राजनपुर में आता है, कश्मीर शुरू हो जाता है, वहां से आया होता। तो मैंने कहा यार देखो कच्चे में भी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मैंने पोस्ट लगाई हुई थी, ये पिछली गर्मियों की बात है। वो मेरे लिए मिठाई और केक वगैरह पता नहीं क्या क्या दे के आया। अब वो वहां से चला है मुझे मिलने के लिए, तो मैं उसको अब मिला, मैंने कहा कि ये अब वहां से आ रहा है, मैं कहूँ कि नहीं मैंने इससे मिलना नहीं, मुझे जब भी कोई मिलने आता है तो मैं बड़ी खुशी से मिलता हूँ, लेकिन जी ठीक है, आप कहेंगे फिर छोटू वालों को भी लॉ पड़ा है। चले जी, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। ये समझ आ गई कि 4 साल या उससे ज्यादा पनिशमेंट वो अनाउंस करेगा, उसकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी। 409 पढ़ते हैं। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड subject to provision of this section, an appeal to the court of session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge or an assistant session judge, provided that an additional session judge shall hear only such appeal as the provincial government may by general or special order direct or as the session judge or division may make over to him। कानून ये कहता है कि कोई एडिशनल सेशन जज किसी खास अपील को तब सुनेगा जब कोई सूबाई हुकूमत डायरेक्ट उसको कोई ऑर्डर पास करेगी कि फलां केस की अपील आपने सुनी। अदरवाइज तमाम अपीलें सेशन जज के नाम की होंगी, वो अपने वर्कलोड के मुताबिक डिवाइड करेगा, ये एरिया किसके पास जाना है, ये अपील किसके पास जानी, और उनको कौन सुनेगा, एडिशनल सेशन जज सुनेगा। और इन ये वो केसेस होंगे जिसका ट्रायल असिस्टेंट सेशन जज ने किया होगा या मजिस्ट्रेट हो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में किया। ओके। 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अब 410 ये कहता है कि ऐसा केस जिसका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ने सुना, उसकी अपील कहां जाएगी भाई, हाई कोर्ट जाएगी। 412 11 ये पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, 11A। appeal from sentence of high court except in cases in which an appeal lies to the Supreme Court under Article 185 of the Constitution, and a person convicted on a trial held by a high court in the exercise of its original jurisdiction, criminal jurisdiction, may notwithstanding anything contained in section 418 or section 423 subsection 2 or in the later patent of any high court appeal to the high court। कानून ये कहता है कि ऐसा केस जिसका ट्रायल ही हेल्ड कोर्ट ने किया, सॉरी हाई कोर्ट ने किया, उस केस की अपील या विद लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 185 सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अदरवाइज हाई कोर्ट की भी कन्विक्शन के खिलाफ अपील हाई कोर्ट ही जाएगी, लेकिन कौन सुनेगा, भी सुनेगा। चलो जी 400 नेक्स्ट पढ़ते, बाकी सारी वो इसकी एक्सप्लेनेशन जी। साथ ये भी है ना कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं
जिनके खिलाफ अपील कौन बनाता है? प्रोसिक्यूटर जनरल बनाता है। कन्विक्शन हो जाए, बरी हो जाए। ये 412 पढ़ते हैं। नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी, notwithstanding anything herein before contained, where an accused person has been pleaded guilty, has been convicted by a high court or a court of session, magistrate of first class, there shall be no appeal except as to the extent or legality of the sentence. कानून ये कहता है कुछ सर्टन केसेस जिनमें हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने या किसी भी अदालत ने फैसला दिया, उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। जैसे खड़े खड़े अदालत ने फैसला दे दिया 1000 रुपया जमा करवाओ, 1000 रुपये कुछ सजा, सेंटेंस है, पनिशमेंट है, आप कानून की नजर में कन्विक्टेड हो जाए, सजा याफ्ता हो जाए। वो क्या कहते हैं, यूसुफ रजा गिलानी को सजा क्या मिली? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 2 मिनट खड़े रहने, याद है? उसके तहत वो नाक़ैद हो गया। सजा को सजा कानून ये कहता है, लेकिन अगर आपको उसकी सजा में इल्लीगैलिटी आती है लॉ की बेस पर, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। फैक्ट्स पे चैलेंज नहीं कर, लॉ पे कर सकते। 413 नो अपील इन पैटी केसेस। पैटी केसेस छोटे केस। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग herein before contained, there shall be no appeal by convicted person in exercise. High Court passes a sentence, imprisonment not exceeding 6 months. अगर हाई कोर्ट ने किसी को 6 माह कैद दी है, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। और फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 rupees only, or in which court of session sentence imprisonment not exceeding 1 month, or in court of session or magistrate first class sentence fine not exceeding 50 rupees. यानी ये वो मामलात हैं, हाई कोर्ट ने अगर 6 माह की सजा सुनाई है तो उनके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते और 200 का जुर्माना किया। तो अगर सेशन कोर्ट ने 1 माह या 50 रुपए या मजिस्ट्रेट ने 50 रुपए का जुर्माना किया तो उसके खिलाफ भी आप अपील नहीं कर सकते। फैक्ट्स पे नहीं कर सकते, लॉ पे फिर भी कर सकते। 414 नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शन। Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by convicted person in any case trial summarily in which a magistrate empowered to act under section 60 passes a sentence of fine not exceeding 200 rupees. अब पेटी केसेस है, समरी ट्रायल केसेस, छोटे केसेस, जैसे डेंगू बुखार का, डेंगू एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, प्राइस कंट्रोल के एक्ट के तहत किसी के खिलाफ कोई केस हो गया, इनमें अगर जज ने 200 का जुर्माना कर दिया तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन कन्विक्शन इज कन्विक्शन, आप रिकॉर्डेड या सजा याफ्ता बन गए। ओके 415 पर प्रोवाइजर टू सेक्शन 413 and 414 an appeal may be brought against any sentence referred to section 413 or section 414 may be by which any punishment therein mentioned in combined with any other punishment, but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be appealable merely on the ground that the person convicted is ordered to find security to keeping the peace. कानून ये कहता है, पहली बात तो ये है कि अगर डायरेक्ट मुखालिफ ऑफेंसेस है तो फिर अपील नहीं, लेकिन उनके साथ अगर कोई जराइम जुड़े हुए हैं तो उनके खिलाफ अपील दायर करती। कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं तो साथ बड़ा जुर्म भी होता है, साथ छोटे भी होते हैं। तो अगर छोटे में भी सजा है तो अगर बड़े में अपील हो रही है तो उसके साथ उसमें भी अपील होगी। 415A स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। In this chapter, when more persons than one are convicted in one that and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such person, all or any of person convicted at same trial shall have a right of appeal. एक या एक से ज्यादा लोग किसी क्राइम में सजा याफ्ता हुए तो जब एक अपील कर सकता है तो सारे कर सकते हैं। 416 है नहीं, 17 पढ़ते। अपील इन केसेस ऑफ इक्विटल। अगर कोई बंदा बरी हो जाता है तो उसके खिलाफ अपील कैसे होगी? ठीक है,
Appeal in cases of acquittal subject to the provision of subsection 4, the provincial government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any court other than a High Court. हाई कोर्ट के अलावा अगर किसी कोर्ट ने एक्विटल का कोई ऑर्डर पास किया है तो प्रोसिक्यूशन टीम जो है पंजाब की वो खुद उसके खिलाफ अपील फाइल करेगी, क्योंकि कोई भी सजा है 338 ई के मुताबिक उसका रेफरेंस मान के कहाँ जाता है, हाई कोर्ट के पास है। कोई भी फैसला उसका रेफरेंस जाता है हाई कोर्ट में, और वो कन्फर्म तब होता है जब हाई कोर्ट उस पर फैसला देती है। इसके साथ एक और भी है, अक्सर क्या करते हैं 249 की हम एप्लीकेशन दे देते, कुछ रीडर को 500 दिया, 500 एलमत को दिया, वो क्या किया हमने एक्विटल का ऑर्डर ले लिया, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट भी अपील कर सकते हैं, अदरवाइज अदारा भी कर सकते। अब अदारे के पास अदारा बाउंड है, लेकिन अदारे छोटे केसेस को नहीं देखता। एक चीज याद है, छोटा मुद्दा है जाती बात और ज्यादा रंश है तो प्रोसिक्यूशन टीम इतनी फारक नहीं बैठती, लेकिन मेजर केसेस में प्रोसिक्यूशन अपील करती है अगर बंदा एक्विटल हो जाए। इसी का सब सेक्शन 2 पर, if such an order of acquittal is passed by any instituted upon the complainant and the High Court, an application made issue by complainant in this behalf grant special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court. बात ये है कि प्राइवेट पर्सन भी विद द लीव टू अपील हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और 2A, a person aggrieved by the order of acquittal passed by any court other than a high court within 30 days file an appeal against such order. अगर हाई कोर्ट के अलावा नीचे वाली किसी कोर्ट ने ऑर्डर पास की दिया एक्विटल का, उसके खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर वो प्राइवेट पार्टी अपील कर सकती है। नॉट विथ no application under subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 60 days from the date of that order. लेकिन अगर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया एक्विटल का तो उसके खिलाफ 60 दिन के बाद आप अपील दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 418, अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसिबल। तो अपील 2 मैटर पर एडमिसिबल होती है, मैटर ऑफ फैक्ट पर, मैटर ऑफ लॉ पर। 418 अपील 2 फैक्ट्स पर एडमिसिबल होती है, मैटर ऑफ फैक्ट्स पर और मैटर ऑफ लॉ पर। सेक्शन 419, पिटीशन ऑफ अपील, एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन इन राइटिंग। 419 कहता है अपील की पिटीशन कैसे होगी, तो भाई जिस तरह एक केस तैयार किया जाता है उसी तरह अपील की पिटीशन बनेगी, नीचे वाला फैसला साथ लगेगा, तमाम पैरामीटर पूरे करके आप एप्रोड कोर्ट में डाल दें। वो आपको क्या करेंगे, डायरी नंबर जारी करेंगे। 420, प्रोसीजर व्हेन अपीलांट इन जेल। अगर अपील करंदा या अपीलांट जेल में है, कैद है, तो वो अपील कैसे करेगा, तो भाई वो अपनी सारी अपील तैयार करके जेलर को देगा, जेलर अपील फाइल करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन। इसको कहते हैं अगर वो जेल से अपील करवाना चाहता है वो दे सकता है, वो एक अलग चीज है। इसमें 2 सिनेरियो, एक है जनरल अपील, जैसे 90% पार्टीज क्या करती हैं वो मामला करती हैं। एक ये है कि आप कहते हैं मैंने जेल से कोई रिलीफ लेना है या जेल से मुझे वकील मिल जाए, वो फिर जेल के जरिए आपका सारा केस जो है वो जेल आप जेल प्रोसेस के थ्रू अडॉप्ट हो। बस ये उसको ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके केस को फॉलो अप करने वाले कोई नहीं, वो फिर क्या कहते हैं जेलों का सहारा लेंगे अपने केस का, उसके बाद कभी ना कभी लगेगी तो फैसला तो जज ने करना। और आपको मजे की बात बताऊं, जो अपीलों के केस होते हैं उसका फैसला और तरह से, उसमें पैसे नहीं इतने सुनते जज, ऑलरेडी जज फैसले पढ़ के आए। अगर आप किसी अच्छे जज के सामने खड़े हो ना तो वो आपको बता देगा। तो मेरे दोस्त का केस था हाई कोर्ट में, तो मैंने उसको कहा कि कहीं फाइल पढ़ लेना, उसका खैर है कोई नहीं। तो वह पेश हुआ, मैंने देखा जज उसको पढ़ के, मैं भी पीछे खड़ा था और उसके साथ चला गया।
तो अब मेरे दोस्त ने फाइल अपनी नहीं पढ़ी हुई थी जितनी जज ने पढ़ी हुई थी। इन फलां पेज पे क्या लिखा है, ये अब उसके बाद हाथ इसकी कांप रहे हैं। तो ये मुझे पता था, मैंने उसको फाइल सारी तैयार करवाई हुई थी, मुझे पता था किस पेज पे क्या चीज लिखी और इसके इसके फैक्ट्स क्या। मैंने कहा सर इसमें ये चीज है, फलां पेज पे फलां चीज पे, मैंने उसको गाइड किया फौरन और दोस्त को कवर किया। वो अपील हमारी एक्सेप्ट हुई, ऑर्डर उसमें वो नीचे वाला सेटिस्फाई कर दिया, फैमिली अपील। मैंने कहा था, मैंने उसको फिर दोस्त को कहा, मैंने कहा तुझे मैंने कहा है हाई कोर्ट के जज पढ़ के, उन्हें मजाक समझा कि ये लोअर कोर्ट है, ये सिविल कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। अब जिसकी हाई कोर्ट की प्रैक्टिस नहीं ना होती वो उसकी लग जाती। अब हमारा सीन ये है कि हमारी प्रैक्टिस ही सारी हाई कोर्ट की, तो हम जजेस का साथ खा लें, अच्छा खासा खा लें। लेकिन एक चीज है, जब आप फाइल पढ़ते हैं तो मजा आता है। बिलावल भुट्टो कहता है ना, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। जब आप केस पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, जब आप ज्यादा केस पढ़ते हैं ज्यादा अच्छा लगता है। तो उसमें ये है कि मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि हमारे सर कहते थे कि वकील साहब फाइल जो है ना वकील के साथ बातें करती। मैंने कहा सर हाउ पॉसिबल कि एक फाइल बातें करती। तो फिर हमने सर की निगरानी में केसेस तैयार किए। अब इंडिपेंडेंट काम करते हुए कुछ 4 साल हो गए, तो काम किया। तो अब जब केस तैयार करके बैठे होते हैं मजा आ रहा है, वाकई फाइल बातें कर रही थी, पेज की एक एक लाइन बता रही थी, किस पेज की किस लाइन पे क्या लिखा हो, किस ग्राउंड में क्या वर्ड्स यूज किए। फाइल तैयार किए तो बातें तो करती। तो मेरा एक सिविल केस है, आज मैं बैठा हुआ उसको पढ़ रहा था, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट निकलवाने की कोशिश कर रहा था। उस बंदे ने अपनी पिटीशन में बड़े ब्लंडर मारे और साथ अपनी ही पिटीशन को काउंटर करने के लिए डॉक्यूमेंट भी साथ लगाए हुए। अब अगली पेशी है, मैंने सिर्फ ये करना है कि उसकी पिटीशन पढ़नी है, उसके डॉक्यूमेंट पढ़ने, उसका केस उठ जाना। ये कब होता है? जब आप फाइल की एक एक चीज को सीरियस होकर पढ़ रहे हो। केस के अंदर आंसर होता है हर केस। चलें जी, नेक्स्ट सेक्शन ये आ गया, इसकी समझ आ गई 420 की। If the appellant is in jail, he may present his petition of the appeal and the copies of accompanying the same to the officer in charge of jail, who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate court. यानी क्या होगा, एपिलांट जेलर को अपील बना के देगा, वो प्रॉपर कोर्ट में अपील को दायर करेगा या करवाएगा, जो भी प्रोसीजर होता है। Section 21, 421, summary disposal or dismissal of appeal. On receiving the petition and the copy under section 419(20), the appellate court shall peruse the same, and if it considered that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily. कानून ये कहता है कि 419 या 20 के तहत कोई अपील फाइल हुई है, जैसे ही अदालत में अपील देखी, अदालत को देखते ही लगता है कि अपील में जान नहीं है, तो इब्तदाई स्टेज पर ही अपील को डिसमिस कर दी। 422 Notice of appeal. If the appellate court does not dismiss the appeal summarily, it shall cause notice to be given to the appellant or his pleader and to such officer as the provincial government may appoint in this behalf of the same time and place. कानून ये कहता है कि अगर आपकी अपील खारिज नहीं होती तो अदालत नोटिस कर देगी और बताएगी इस दिन इतने बजे इस जज के पास आपकी अपील लगी हुई। वकीलों को भी नोटिस जाएंगे, पार्टियों को भी जाएंगे। आज 423 Power of appellate court in disposing of appeal. The appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already in court. After perusing the record, such record, and hearing the appellant or his pleader, if appear that the public prosecutor, if he appear, and in cases of under appeal under section 411A and subsection 2 or section 417, accused, if appear, the court may, if consider that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal. कानून ये कहता है, आपने अपील फाइल की, इब्तदाई स्टेज पर प्रीलिमिनरी आर्गुमेंट सुनने के बाद अगर अदालत को लगता है कि अपील में कोई जान नहीं तो वो डिसमिस कर देगी। अगर अपील में जान है तो अदालत सुनेगी अपने प्रोसिक्यूटर को,
लॉ ऑफिसर को सुनने के बाद सुनेगी दूसरी पार्टी के वकील को, उसके बाद आप अपना मौका डिफेंड करने के लिए भी कुछ आर्गुमेंट कर सकते हैं, जो बाकी डिसीजन होगा वो अदालत देखेगी। ओके हो गया। 424 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट। द रूल कंटेन इन चैप्टर 26 as to the judgment of a criminal court original jurisdiction shall apply so far as be practicable to the judgment of any appellate court other than a high court। कानून ये कहता है कि जो हाई कोर्ट की जजमेंट है वो नीचे वाली कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है, बाइंडिंग है, प्रोवाइडेड दैट अनलेस एपेलेट कोर्ट otherwise direct the accused shall not be brought up or required to attend here judgment delivered। ये बात कोर्ट की मर्जी है कि वो मुलज़म को बुला सकती है, बात बिना बुलाए भी फैसला दे सकती है। कानून पढ़ते हैं 425 के मुताबिक, ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन appeal to the certified to lower court whenever a case is decided on appeal by the high court under this chapter, it shall certify its judgment or order to the court by which the finding sentence order appeal against was recorded or passed। कानून ये कहता है जिस फैसले के खिलाफ ऊपर हाई एपेलेट कोर्ट ने फैसला सुना है या अपील का फैसला किया है, एक अटेस्टेड कॉपी नीचे वाली कोर्ट को भी जाएगी कि भाई आपकी जजमेंट के खिलाफ ऊपर एपेलेट कोर्ट ने ये फैसला दिया है, आप अपने रिकॉर्ड में उसको दर्ज कर दें। ठीक है, पार्टियों की भी काफी है। 426 बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। कानून ये कहता है कि अगर किसी अदालत ने नीचे वाली कोर्ट ने किसी बंदे को कन्विक्ट कर दिया, कैद कर दिया, सजा दे दी, वो जेल चला गया, आपने अपील फाइल की अपने मुतल्लिका सेक्शन के मुताबिक, साथ आप 426 की एप्लीकेशन देते फॉर द सस्पेंशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि जब तक अपील का फैसला नहीं होता इस बंदे को ऑन बेल रिहा किया, अदालत की मर्जी को रिहा करती है या 427 arrest of accused in appeal from acquittal when appeal is presented under section 11A subsection 2 or section 417, the high court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of appeal or admit him to bail। अगर कोई बंदा नीचे वाली कोर्ट ने किसी बंदे को डिसमिस किया, सॉरी एक्विट किया है, तो जब अपील लगेगी तो अदालत ऑर्डर करेगी कि इसको पकड़ लो, जब तक अपील का फैसला नहीं होता इसको अंदर रखो। क्यों? अपील के फैसले के बाद बंदा भाग ना जाए। ओके। 428 appellate court may take further evidence or direct it to be taken according to 428। अगर कुछ मैटर्स पर, कुछ फैक्ट्स पर एविडेंस नहीं लिए गए या रिकॉर्ड नहीं किए गए तो एपेलेट कोर्ट क्या करेगी? वो खुद भी एविडेंस पर ले सकती है या नीचे वाली किसी कोर्ट को कह सकती है कि भाई इन पॉइंट्स पर एविडेंस रिकॉर्ड करके लाओ। 429 प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। क्या प्रोसीजर है कि जब कोर्ट ऑफ लॉ जो है या जजेस जो है इक्वली डिवाइड हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल अगर दो जज अपील का फैसला कर रहे हैं तो एक जज यस में आके एक नो में आके दोनों का फैसला टाई करके, अब क्या हो, उसी अदालत के किसी तीसरे जज के पास फैसला दोनों जाएंगे, जिस जज के फैसले को वो तीसरा जज सपोर्ट करेगा वो फैसला नहीं होगा। ओके। 430 फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर एंड अपील, judgment and order passed by appellate court upon appeal shall be final except in the cases provided for the section 417। यानी 17 के इक्विटल के बाद के जो फैसले हैं वो फाइनल नहीं होते, बाकी तमाम फैसले जो है फाइनल होते। अबेटमेंट ऑफ अपील, एवरी अपील अंडर सेक्शन 411A सबसेक्शन 2 और सेक्शन 417 shall finally abate on the death of person। कानून ये कहता है कि जितने भी फैसले हैं अगर पार्टी मर जाती, मुलज़म भी मर जाती, वो फैसले अबेट कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन फाइन के फैसले खत्म नहीं, उन पर फिर भी अदालत फैसला करती।
क्योंकि फाइन के लिए उसकी प्रॉपर्टी भी तो बढ़ी हुई है। लॉजिक समझ आई? अभी हम टॉपिक पढ़ते हैं बेल का। बेल का टॉपिक कुछ इस तरह पढ़ना है कि आपको जिंदगी भर किसी से बेल ना पूछनी पड़े, बेल करनी कैसे, क्या है और लॉ इसका क्या कहते हैं। ओके, चलो जी, ऑनलाइन वालों रेडी हो? जिंदा रहने का सबूत देते रहा करो, अच्छा लगता है। टॉपिक है जी हमारा बेल। बेल क्या है? जमानत एक होता है, बेल इसको क्या कहते हैं? ऊपर वाली बेल को क्या कहते हैं? घोड़ी की लगाम, ईडीएम। कभी बड़े ये में से ईडीएम क्या होता है? सेम आवाज के अल्फाज होते हैं, सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स। तो मतलब उनके अलग होते हैं, ठीक है? वो पेयर ऑफ वर्ड आते हैं। बेल, बेल कहते हैं जमानत। अब बेल का कंसेप्ट क्या है? वैसे राफेल बेल क्या होती है, फिर इस पर गाइड करता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। उमर बेल क्या है? सरदार साहब बेल पे रोशनी डालेंगे या मैं ही बताऊं? ये एक बंदर की रिलीफ है मेरे ख्याल में। अगर एक बंदर उसको कंडक्ट हो जाता है या तो अदालत की उसकी सलाह हो जाती है या खतरा है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो वो जाता है कोर्ट में। चलो राशिद आप बताओ। ठीक है, आप इसको लॉजिकल सुनो। एक्चुअल बेल क्या है? बाकी इसको एज पर लॉ हम उसी तरह सुनेंगे, लेकिन आपको बेल की एक हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि बेल बेसिकली होती क्या। बेल एक गारंटी है, जमानत है। ए ने ऑफेंस किया, ठीक है, अब इसको जमानत मिलनी है बी के कहने पे, ये है कोर्ट। कोर्ट कह रहे हैं या इसको पुलिस पे, ठीक है? ये मुलजम किनका है? इनका, ठीक है? ये इनके हवाले है, इनके। अब ये बंदा जाके जमानत दे, अदालत क्या करती है? अदालत पुलिस से बंदा लेकर इसको दे दी जमानती को। आपने कभी मुचलकर का फॉर्म पढ़ा है? उसमें क्या लिखा होता है कि मैं इस बंदे की जमानत दे रहा हूँ। उसमें वो बंदा खुद भी बयान देता है और नीचे दूसरे का भी लिखा होता है। जब जहां जब कभी अदालत या पुलिस इसको चाहेगी, मैं इस मुलजिम को पेश करने का पाबंद रहूंगा। अगर ये पाबंद अदालत में पेश नहीं होगा तो जो भी अनजाने के अमाउंट फॉर 1 लाख या 2 लाख या 4 लाख ये देने का पाबंद। ये होती है जमानत। यानी इसमें अदालत जो होती है बंदे को पुलिस से लेकर जमानती के हवाले करती है। वो एक अलग बात है कि वो इस तरह डेप्थ में जाया नहीं जाता या समझाया नहीं जाता। हम उसको रैंडम सा कहते हैं कि जी बंदे ने जमानत अप्लाई की, बंदा जमानत। जमानत का सर्कल क्या होता है? वो ये होता है कि अदालत बंदा पुलिस की कस्टडी से इसके हवाले करता है। तो ये बाउंड है, तो जहां जब अदालत बुलाएगी या कोर्ट बुलाएगी या पुलिस बुलाएगी
तो पेश करने के लिए। ये तो था जस्ट इसका बैकग्राउंड। अब इसको लॉ को पढ़ते, ठीक है। 496 पढ़ते, ये बेल का टॉपिक स्टार्ट होता है 496 से 502 तक। In what cases bail to be taken when any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained? कानून ये कहता है कि जब कोई ऐसा बंदा जिसने अदर देन ऑफेंस ऑफ नॉन बेलेबल किया, अदर देन ऑफेंस ऑफ नॉन बेलेबल मतलब फिर ऑफेंस कौन सा रह गया? बेलेबल। यानी कि अगर किसी ने बेलेबल ऑफेंस किया है, मैटर ऑफ राइट है उसका बेल मिलना, ठीक है। खाली बेल की पिटीशन चली जाएगी, बेल उसको मिल जाएगी, तो बहस होगी नहीं होगी। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल क्या है? मैटर ऑफ राइट, उसका राइट। अब 496 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? 497। शायद आप लोगों ने ये चीजें 497 आपने पढ़ी हो। अब कानून में हमारे यहाँ 2-3 तरह के तरीके होते हैं। एक पोस्ट रेस्ट बेल होती है, एक प्री रेस्ट होती है। पोस्ट रेस्ट के लिए हम सेक्शन कौन सा यूज करते हैं? 497। प्री रेस्ट के लिए हम सेक्शन यूज करते हैं 498। अब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग अंदाज। आप कहेंगे सर क्या गुमराह कर, बात दफा ख्याल आएगा, चलें जी, लेकिन कहीं भी पोस्ट प्री रेस्ट का वर्ड नहीं, दोनों भी। सेक्शन पढ़ते हैं 497। अब 497 एक्चुअली डील करती है बेल रिलेटिंग टू ऑफेंस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के मतलब जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनको 497 में डील करती है। ये पोस्ट प्री रेस्ट जो है ना वो हमारी एक रवायत बनी हुई है, तो हम फॉलो करते आ रहे हैं। 1960 की बात है। अब मसला फिर है, क्या है? बेरोजगार के लाल उतारे रोजगार बचपन नहीं है, जिंदगी तेरी एक तलखियां खरीदने को। मेरा एक शेर था कि मैंने लिखा था कॉलेज के जमाने में, है जिंदगी तेरी तलखियां खरीदने को मैं कहां तक आया हूं, अपना बचपन बेच आया। तो अब हम मामलात में पड़ गए, अदरवाइज जुनून के साथ रिसर्च की तो बड़ी बड़ी चीजें नहीं मिलती। फिर बंदा कहता है यार सिस्टम क्या चल रहा है, लॉ क्या कहता है क्या? चलिए नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। When any person accused of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of police station or appear or is brought before a court, he may be released on bail, but he shall not be so released if there appear reasonable ground for believing that he has been guilty of an offence punishable with death or imprisonment for life or imprisonment for 10 years. कानून ये कहता है कि अगर किसी बंदे को पुलिस ने नॉन बेलेबल ऑफेंस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है या पुलिस की कस्टडी में है, पहली बात तो है कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है तो उसको बेल मिल जाएगी, अदरवाइज बेल नहीं मिलेगी। लेकिन कत्ल या कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी सजाए मौत हो या उम्र कैद हो या जिसकी सजा 10 साल यानी उससे ज्यादा हो तो उसको बेल नहीं मिले। 10 साल वाले ऑफेंस को क्या कहते हैं? ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में। अब ये सेक्शन था सेक्शन 497 का सब सेक्शन 1, provided that court may direct that any person under the age of 16 years। कानून 7 ये कहता है कि जिसकी उम्र 16 साल से कम होगी उसको बेल मिलेगी। कोई बूढ़ा है तो उसको बेल मिलेगी, कोई औरत है तो उसको बेल मिलेगी, कोई बीमार है तो उसको बेल मिलेगी। ये ग्राउंड से दी गई है इसमें। वो सियासी जैसे ये करते हैं, मैं कहता हूँ सियासी मामला
पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल मामला जब ये चलते हैं ना तो इनका लॉ कोई नहीं चलता, चाहे जिसके पास भी हुकूमत। माइट इज राइट। पीटीआई के पास हुकूमत थी, उन्होंने वही किया, अब नहीं भी वही कर रहे हैं। मरियम नवाज से छोटी है यार, आप उनकी एज निकाल के देख लें वैसे। हाँ ऑलमोस्ट एक खराब नीचे नहीं कर रहा भाई, उसने अपने आप को मेंटेन किया। वो उसके बच्चे देखें, 35-35 साल के उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो वो आप खुद कौन सी अभी 40 साल की होगी, वो मेंटेन रखा हुआ, वो एक अलग बात है। ऐसा कुछ भी करवाता है, इतने मर्जी खूबसूरत होने। एक्टर्स को देख लें, एक्ट्रेसेस को देख लें, बॉलीवुड लॉलीवुड के जितने भी हैं या हॉलीवुड के, पैसे से मेंटेन रहते हैं सर। उसके पास भी तो पैसा है ना पूरा। अच्छा आगे चलते हैं, सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। इफ it appear to such officer or court at any stage of the investigation, inquiry, trial, as the case may be, that there are reasonable ground for believing that accused has committed a non-bailable offence, but there are sufficient ground for further inquiry. इतने को अंडरलाइन कर। कानून ये कहता है कि पहले सब सेक्शन 1 में ये है कि अगर बूढ़ा है, औरत है, बीमार है या बच्चा है तो बेल मिल जाएगी, लेकिन कोई रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए। सब सेक्शन 2 में ये कह दिया है कि अगर आपका केस फर्दर इंक्वायरी में फाल करता है तो आपको बेल मिल जाए। अब पोस्ट बेल रखते हुए सबसे पहले ग्राउंड क्या लेते हैं, सर हमारा केस फर्दर इंक्वायरी में फाल कर। लेकिन आज तक हमने 497 को पूरा पढ़ के नहीं बताया कि लिखा कहां पे। 497 का सब सेक्शन 3 पढ़ते हैं। एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सब सेक्शन 1 or 2 shall record in writing his or his reasons for so doing। यानी अदालत क्या करेगी, उसको सेक्शन 1 और सेक्शन 497 के सब सेक्शन 1 और 2 के तहत छोड़ते हुए रीजन लिखेगी किस ग्राउंड पर इनको बेल की जाए। 497 का सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं। If at any time after the conclusion at the trial of the person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of opinion that there are reasonable ground for believing that accused is not guilty। यानी जजमेंट ट्रायल होने के बाद अगर अदालत को ये लगता है कि बंदा गिल्टी नहीं है तो बिफोर जजमेंट भी बंदे को ऑन बेल छोड़ सकते हैं। 497 का सब सेक्शन 5 पर ए हाई कोर्ट or court of session, and in the case of a person released by itself, any other than court may cause any person who has been released under this section to be arrested and may commit into custody। अब सेक्शन है बेल का, ये कहते हैं उसको दोबारा कस्टडी में डाल। क्या सीन समझ आ रही? 497 यानी ये सेक्शन 497 subsection 5 of CRPC deal with the cancellation of bail। इसका डील करना कैंसिलेशन ऑफ बेल। यानी अगर किसी को बेल मिली है, दूसरी पार्टी कहती है इलीगल बेल मिली है या ये ग्राउंड बनती नहीं, तो भाई 497 सब सेक्शन 5 के तहत उसी बेल की कैंसिलेशन फाइल कर। समझ आई? ठीक है, कानून वही होता है। आप जितनी बार पढ़ेंगे हर मुझे नई चीज निकलेगी। ये भी अलादीन का चिराग है, जितना रगड़ोगे जिन निकलेंगे। 498 पढ़ते हैं जिसका हम प्री रेस्ट कहते हैं। पावर टू डायरेक्ट एडमिशन इन बेल और रिडक्शन ऑफ बेल। इसको अब पहले पूरे को पढ़ते हैं, फिर मैं पूछता हूं मुझे बताएं प्री रेस्ट कहां पे लिखा है। The amount of every bond executed under this chapter shall be fixed with due regard to the circumstances of the case and shall not be excessive, and the High Court or Court of Session may in any case, whether there be an appeal on conviction or right, direct that any person be admitted to bail or that the bail required to be a police officer on just be reduced। Any quickly rest covered use of
बिफोर अरेस्ट का वर्ड यूज हुआ, इसमें जस्ट ये लिखा हुआ है बेल देते वक्त अदालत जो चल के ऑर्डर करेगी वो ऑफेंस की नेचर देख के करेगी, इतनी अमाउंट का नहीं करेगी कि जुर्म चोरी का किया तो 50 करोड़ का मुचलका जमा हुआ। ठीक है, हम मुचलके की अमाउंट डिसाइड करने का लिखा हुआ है इसमें, हम इसको किस लिए यूज करते हैं? प्री रेस्ट के लिए। ओके, लेकिन अब भी हमने प्री रेस्ट के लिए यूज करना है, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कंसेप्ट याद रखना है किसने क्या लिखा। ओके, शायद मैं भी सुबह बेल तैयार करूं तो मैंने 498 ही लिखना है। 498A, no bail to be granted to a person not in custody in court or against whom no case is registered। 498 का भी याद लो क्या कहता है, वैसे राशिद आप पढ़े लिखे बंदे हो। 498A नो FIR, नो bail, नो प्रेजेंट इन कोर्ट, नो बेल। कानून ये कहता है 498A के मुताबिक अगर किसी बंदे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है तो वो जमानत ले सकता। अगर एक बंदे के खिलाफ FIR दर्ज हुई और वो अदालत में नहीं जाता तो उसको बेल नहीं मिले, अदालत जाएगा तो बेल मिले। अगर कोई बंदा गिरफ्तार हुआ है तो उसको बेल मिले। इस वक्त पंजाब का स्पीकर कौन है? अहमद अली मलक, मलक अहमद अली, अहमद खान मलक या मलक अहमद खान। अब क्या हुआ कि किसी ने कहा कि वो इधर कौन सा है मियाँ जो है PTI का ये था बड़ा मशहूर जो पंजाब का है ऑपोजिशन लीडर मियाँ असलम, तो इन्होंने रौला डाला कि मियाँ असलम के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। क्या किए जाए? कोई पार्लियामेंटेरियन अगर कैद हो तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके तो उसको असेंबली हाल में बुलाया जा सकता। तो मलक अहमद खान ने कहा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं उसके जो कन्विक्ट या जो इम्प्रिजनमेंट में कैद में या जो गिरफ्तार है, ये बंदा है ही पता नहीं कहाँ पे, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर कहाँ जारी, चाहे वो पुलिस की वजह से छुपे हुए। ठीक है, वही चीज आप दोबारा सुन। अब हुआ क्या, इसको चेंज करने की नौबत क्यों आई? ये सेक्शन डाल, पहले ये था भुट्टो से पहले अगर किसी पर कोई सियासी मुकदमेबाजी शुरू होती थी वो 2-2 4-4 मुकदमों में पहले बेल लेके बैठा प्रोटेक्टिव बेल। फिर भुट्टो साहब ने आके थोड़ी सी हिम्मत की और उस दौरे हुकूमत में ये अमेंडमेंट आई कि उसी को जमानत मिलेगी जिस पर केस होगा, उसी को जमानत मिलेगी जो केस होने के बाद अदालत आएगा या गिरफ्तार हो, दूसरे बंदे को बेल नहीं। अब खान साहब क्या करते थे? खान साहब पर FIR थी भाई, पहले वो बेल कर अदालतों में जाते थे तो जमानतें होती थी, हमें तो जमानतें नहीं मिली, घर बैठे हुए जमानतें मिली। यार नून लीग पर पहले मुकदमा दर्ज होते थे तो ये अदालतों में जाते थे तो जमानतें मिली। आप पर या किसी पर भी कोई FIR होगी वो कहता है मैंने प्री रेस्ट बेल लेनी, बिफोर अरेस्ट बेल लेनी, तो जब तक अदालत जाकर सरेंडर नहीं करेगा, हाजिरी नहीं लगवाएगा, बेल नहीं। ये नहीं आप कह सकते कि यार मुझे खदशा है कुछ 4 साल बाद मेरे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा तो मैं बेल ले लूं, कानून कहता नहीं, खदशात पे अदालतें नहीं चलती। ओके, $499 bond of accused and sureties before any person is released on bail or released on his own bond, a bond for such of some money as the police officer or court has to case may be think sufficient shall be executed by such person। कानून ये कहती है कि जब किसी को बेल मिलती है 499 के तहत जो भी मुचलके का ऑर्डर वो मुचलका जमा करवाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी सेक्शन है 500, क्या है? डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी as soon as the bond has been executed, यानी जैसे ही मुचलका जमा हो जाएगा तो अदालत एक ऑर्डर जारी करेगी जिसको हम रोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अदालती ऑर्डर होता है, उसमें उस बंदे का मुकम्मल नाम, उसके जराइम की तस्दीक
कि इस जुर्म में, इस मुकदमे में फलां बंदे की जमानत हो चुकी है, लिहाजा इसकी मजीद गिरफ्तारी या हिरासत हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ दिया। तो वो ऑर्डर किसके नाम होता है? ये ओके। नेक्स्ट सेक्शन पढ़े। सेक्शन है 501, पावर टू ऑर्डर सफिशिएंट बेल व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट। अब सेक्शन है 501, कानून ने ऑर्डर किया टू बॉन्ड। कितने? यानी बाद आते हैं एक पर्सन के लिए भी 2 श्योरिटी मांग लेते हैं, 1 पर्सन 2 श्योरिटी। आपने क्या किया, किसी भी तरह मिल मिला के एक श्योरिटी जमा करवाई, रोक कर जमा करवाई, बाय, दूसरी पार्टी के पीछे लगी हुई, इसने जब मुचलके चेक करवाया तो मुचलका एक है, तो उन्होंने कोर्ट में आकर रौला डाल दिया। तो इस बंदे ने फ्रॉड किया अदालत के साथ, मुचलके 2 जमा करवाने थे इसने बेल के लिए, इसने एक ही जमा करवा के भाग गया। तो अदालत फिर समन भेजेगी मुल्ज़िम, भाई आपने पूरे मुचलके जमा नहीं करवाए, या तो अपने मुचलके पूरे करो तो जेल जाओ। ओके, दावतें हलवा है। सेक्शन है 502, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब जिसने जमानत दी है वो मुतलका अदालत को जाकर कहेगा कि भाई मैंने अपना मुचलका वापस ले लिया, अदालत ऐसे मुचलका वापस नहीं करेगी, अदालत भेजेगी समन, भाई आप मेरा जमानती भाग गया। अदालत उससे पूछ सकती है कि आप क्यों वापस ले रहे हो? उसकी मर्जी, वो बाउंड नहीं पूछते, अदालत बाउंड नहीं पूछती, ना पूछ सकते। मुचलका देने वाला जब चाहे मुचलका वापस ले सकते, उसको नोटिस दे सकती है, लेकिन मुल्ज़िम को बुलाएंगे। अगर मुल्ज़िम नहीं आता तो मुचलका इंटैक्ट है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है। 514 हाँ? तो ऐसा हुआ है ना, अभी लास्ट टाइम उधर अली ज़िया बाजवा की कोर्ट में लगा हुआ था एक केस, जस्टिस अली ज़िया बाजवा, एक बीपी ने किसी का मुचलका नहीं, सॉरी कंपनी ने एक अपने एम्प्लॉय का मुचलका दिया, बीपी जॉब छोड़ के भाग गई। हाँ वो भी था। तो बीपी क्या किया कि वो जॉब छोड़ के भाग गया, बीपी मिल ही नहीं रही। वो कहते हैं इसको रिलीज किया जाए, वो कहते हैं बीबी आपने मुचलका दिया, ढूंढो। कहते हैं हम कहाँ से ढूंढे, हम तो खुद उसके खिलाफ जा रहे हैं। मुचलका आपने दिया कि आपकी जिम्मेदारी, लाओ ढूंढ के जा, तुम्हें अदरवाइज आपकी प्रॉपर्टी इंटैक्ट है। तो ये भी वही बात, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यानी अदालत उस पार्टी को समन करेगी मुल्ज़िम को कि भाई आपका जमानती जो है मुचलका वापस लेगा, या तो अपना मुचलका नया लेगी, तो वो फिर रिप्लेसमेंट ऑफ श्योरिटीज हो जाएगी। अगर नया मुचलका देगा तो पिछला मुचलका डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं देगा तो पिछला इंटैक्ट है, वो फिर दोनों पार्टी मिलकर ढूंढेंगे, अदालत भी और वो बंदा भी, ठीक है। तो ये है कानून। वो असल में होता क्या है ना, बाज़ किसी ने गाड़ी दे दी हुई, उसका पेपर किसी ने प्रॉपर्टी को बेचनी पड़ जाती है, कुछ वापस करनी पड़ती है। ओके, इतनी सी आज का टॉपिक इतने तक ही है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह।